तो राष्ट्रपति चुनाव की समय सारणी आ गई है। राष्ट्रपति आम लोगों की नजर में एक राजा किस्म की चीज होते हैं। वर्तमान राष्ट्रपति हमारे बिहार के पूर्व राज्यपाल रह चुके हैं, इसलिए बिहार के लोगों का इनसे अलग जुड़ाव रहा है। लेकिन अब राष्ट्रपति के बदले जाने का समय है। लोकतंत्र की यही खूबसूरती है कि कोई किसी को कितना भी पसंद हो, एक रोज उसको बदल दिया जाता है। लेकिन बिहार वालों का लालच अलग है। एक राष्ट्रपति बनाए गए जो बिहार से जुड़े रहे हैं, अब बिहार वाले चाहते हैं कि एक और राष्ट्रपति इनके यहां से ही जाएं। नाम छुपा हुआ नहीं है, बड़ी चर्चाएं हैं हमारे प्यारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नाम की। अब उनको राष्ट्रपति बनाया जाएगा ये नहीं, एक अलग बात है, लेकिन जानना जरूरी है कि राष्ट्रपति बनते कैसे हैं। मान लीजिए कल वायरल वाले सोनू जी कह दें हमको IAS नहीं बनना है, राष्ट्रपति बनना है, तो उनको भी पता होना चाहिए भाई कि राष्ट्रपति कैसे बनाए जाते हैं। तो उन तक ये वीडियो पहुंचा दिया जाए और उन जैसे तमाम लोगों के लिए जो राष्ट्रपति कभी अपने जीवन में बनने की ख्वाहिश रखते हैं या ऐसे ही मुंह से डायलॉग बोल देते हैं कि अरे हम राष्ट्रपति थोड़े हैं, तो उनको भी जानना जरूरी है कि राष्ट्रपति आखिर बनते कैसे हैं। तो आज इसी विषय में बात करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग मिश्रा और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। तो राष्ट्रपति अपने यहां अमेरिका जैसे नहीं होते हैं। राष्ट्रपति अमेरिका में जो राष्ट्रपति हैं जो जनता द्वारा सीधे चुने जाते हैं, लेकिन अपने यहां सांसद विधायक मिलकर तय करते हैं कौन राष्ट्रपति होगा। और बड़ा राष्ट्रपति लिमिटेड पोस्ट होती है, कहने के लिए सबसे बड़ा पद है लेकिन बड़ी लिमिटेड पोस्ट होती है। आम जनता की नजरों में उसकी बहुत ज्यादा वैसी महत्ता नहीं है जैसी प्रधानमंत्री या विधायक या सांसद या मंत्री या मुख्यमंत्री को लेकर के होती है। तो इस चुनाव को समझिए। इस चुनाव में कितने मतदाता होंगे? 4896 मतदाता मिलकर तय करेंगे कि देश का राष्ट्रपति कौन होगा। इसमें 543 लोकसभा और 233 राज्यसभा सांसद होंगे। सभी राज्यों के 4120 विधायक इसमें शामिल होंगे और जोड़ घटा करके कुल 4896 नंबर बनेगा। अपने यहां एक विशेष तरीके का प्रावधान होता है। यहां हर वोट की कीमत एक जैसी नहीं होती है। सिक्किम के विधायक और सांसद का वोट कम ताकतवर होगा, जबकि बिहार या उत्तर प्रदेश के माननीय विधायक का वोट ज्यादा कीमती होगा। तो क्या यह संविधान के खिलाफ हो गया कि दो वोटों का अंतर है, हर वोट की कीमत अलग हो गई? तो हां, एक सामान्य नजर से देखा जाए तो ऐसा लगेगा, लेकिन ऐसा है नहीं। चूंकि राष्ट्रपति एक विशेष पद है, वो एक स्पेशल डेकोरेटेड पद है, तो उसकी व्यवस्था थोड़ी सी स्पेशल होती है। ज्यादा जानकारी के लिए संविधान के आर्टिकल 54 में इसका बाकायदा उल्लेख भी किया गया है। और इनके वोट जब गिने जाते हैं तो यह नहीं बताया जाता है कि किसको कितने वोट मिले हैं, वहां यह बताया जाता है कि इतने मूल्य के वोट मिले हैं। और यही वो वाली बात आपको समझ में आएगी कि राहुल गांधी जी बार बार भारत को यूनियन ऑफ स्टेट क्यों कह रहे थे। राहुल गांधी संवैधानिक ग्राउंड पर सही कह रहे थे, लेकिन आलोचना इमोशनल और कुछ कॉन्ट्राडिक्शंस के ग्राउंड पर हो रही थी, जो आज भी हैं और जब यह सब कुछ निर्धारित हो रहा था तब भी थी। खैर, तो कैसे पता लगाया जाता है कि कहां के विधायक और सांसद का वोट ज्यादा असरदार है, कहां के विधायक या सांसद का वोट कमजोर होगा, यह जानना जरूरी है। तो यह डिसाइड करते हैं आप, और यह है आपकी भूमिका राष्ट्रपति चुनने में, आपका अपना राष्ट्रपति चुनने में। आपके राज्य की जनसंख्या का घनत्व तो पूरी तरीके से यह डिसाइड करता है कि कौन से राज्य के विधायक और सांसद के वोट का वेटेज कितना होगा। इस देश में 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनकी जनसंख्या अलग अलग है। देश के आधे राज्यों के बराबर कहीं एक राज्य है तो कहीं 2 जिलों के बराबर एक राज्य। इसी विविधता का नाम हिंदुस्तान है, और इसी हिंदुस्तान का जो सबसे बड़ा आदमी चुना जाता है उसको राष्ट्रपति कहते हैं। 5 उंगली एक बराबर नहीं है, लेकिन फिर भी वो एक हथेली है और उसमें लगने वाली कोई भी चोट उस हथेली को लगने वाली ही चोट होगी। खैर, इस पर कभी और चर्चा करेंगे। फॉर्मूला समझिए। तो सबसे पहली बात है कि जनसंख्या आज की नहीं मानी जाती है। 1971 की जो जनगणना थी वही आज भी चलती है, वही इस्तेमाल की जाती है। अब इसके बाद वोट वाला फॉर्मूला समझिए। पहले विधायक का समझिए। विधायक के मामले में जिस राज्य का विधायक हो उसकी आबादी देखी जाती है। इसके साथ ही उस प्रदेश के जितने विधानसभा सदस्य हैं यानी विधायक हैं, उनकी संख्या को भी गिना जाता है। वेटेज निकालने के लिए विधायकों की संख्या का गुणा 1000 से कर दिया जाता है। उसके बाद जो संख्या मिलती है उसका जो भाग है वो प्रदेश की कुल जनसंख्या जो 1971 की जनगणना के हिसाब से है उससे कर दिया जाता है, और जो आंकड़ा मिलता है वही उस राज्य के एक विधायक के वोट का वेटेज बनता है। एक खास बात कि अगर 1000 से भाग देने पर 500 से ज्यादा नंबर आ जाए तो वेटेज में एक जोड़ दिया जाता है। जैसे बिहार का समझिए। बिहार में 243 विधायक हैं। 1971 की जनगणना के हिसाब से बिहार की जनसंख्या 4,21,26,236 है। अब 243 को 1000 से गुणा करिए, फिर जनसंख्या को उससे भाग दे दीजिए।
संख्या आएगी 173। ये आपके एक विधायक के वोट का वेटेज है, हैसियत है। सांसद का थोड़ा सा अलग और आसान है। सबसे पहले देश भर के सभी विधायकों के वोट की कीमत जोड़ ली जाती है। इसके बाद उसमें राज्यसभा और लोकसभा के सदस्यों का जोड़ निकाला जाता है और दोनों से उस जो विधायकों की वोट की कीमत है उसको भाग दे दिया जाता है। जो संख्या मिलती है वही एक सांसद के वोट की कीमत होती है। अब एक और दिलचस्प चीज सुनिए, राष्ट्रपति के चुनाव में सबसे ज्यादा वोट जो हासिल करता है उसकी जीत नहीं तय होती है। राष्ट्रपति वही बनता है जो वोटरों यानी सांसदों और विधायकों के वोटों के कुल वेटेज का आधा से ज्यादा हिस्सा हासिल कर ले। मान लीजिए कि जो 4,500 5,000 के बीच की संख्या है टोटल विधायकों और सांसदों और राज्यसभा सांसदों के मिलाकर के, उसमें से आधा कोई पा भी जाए तब भी वो नहीं हो सकता है। होगा ऐसे कि जिसका वेटेज आधे से ज्यादा आएगा, एक नंबर ज्यादा आएगा, वो विजेता होगा। यानी इस चुनाव में पहले से तय होता है कि जीतने वाले को कितना वोट यानी वेटेज पाना होगा, जैसे बाकी चुनावों में होता है कि बहुमत के लिए कितनी सीट चाहिए। इस समय प्रधानमंत्री चुनाव के लिए जो इलेक्टोरल कॉलेज है उसके सदस्यों का वोट वेटेज अगर आप देखेंगे तो 10,98,882 है। तो जीत के लिए उस प्रत्याशी को जितने भी मिले वोट उनका वेटेज जो है 5,49,442 होना चाहिए। इससे कम पर कुछ नहीं होगा। अब एक और चीज समझिए, यहां जो वोट पड़ता है वो एक वोट नहीं पड़ता है। जैसे आप जाते हैं जब वोट देने के लिए तो ईवीएम में एक नाम के आगे वोट दबाते हैं, फिर गिन लिया जाता है। बैलेट पेपर में एक का नाम लिख के आ जाते हैं या उसके आगे नंबर लगा के आ जाते हैं, जो भी निशान लगा के आ जाते हैं, तो उसको चुन लिया जाता है। लेकिन यहां ऐसा नहीं है, यहां सभी के लिए वोट किया जाता है। यानी अगर 5 प्रत्याशी होंगे तो पांचों के लिए वोट करेंगे, लेकिन संख्या थोड़ी सी, फॉर्मूला उसका थोड़ा सा अलग है। यहां प्रायोरिटी रखी जाती है, मतलब पहले नंबर पर अमुक व्यक्ति रखा जाएगा, दूसरे नंबर पर आपकी दूसरी पसंद रहेगी, तीसरे पर कोई और रहेगा और इस तरीके से वो चलता जाएगा। अब जब काउंटिंग की जाएगी तो संसद भवन में सारे बक्से ला करके रख लिए जाएंगे। अब जो सबसे पहले 5,49,442 के मूल्य का वोट पा जाएगा वो जीत जाएगा। इसको इलेक्टोरल कॉलेज कहते हैं। सबसे पहले सभी मतपत्रों पर दर्ज जो फर्स्ट प्रायोरिटी वाले वोट हैं, यानी फर्स्ट प्रायोरिटी में किसको कितने वोट मिले हैं उनको काउंट किया जाता है। अब ऐसा है कि 3 प्रत्याशी हैं और वोट बराबर बट गए तीनों के बीच में, और पहली गिनती में कोई कैंडिडेट जीत ही नहीं पाया, तो जो जरूरी वेटेज का कोटा नहीं हासिल कर पाया है तो उसकी जीत नहीं मानी जाती है। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा, तो फिर एक और कदम उठाया जाता है। सबसे पहले ऐसा किया जाता है कि जो सबसे कम वोट पाया हुआ आदमी है उसको बाहर कर दिया जाता है और उसके वोट को काउंटिंग में रख लिया जाता है, और उसके बाद दूसरी वरीयता के वोट गिने जाते हैं, और इसके बाद सबसे ज्यादा जिसका वोट होता है वो उम्मीदवार जीत जाता है। आप एक उदाहरण दें, अपवाद ऐसा हुआ है घटना, इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि 1969 में वीवी गिरी जी को हमारा राष्ट्रपति बनाया गया था, और उस चुनाव में फैसला फर्स्ट प्रायोरिटी के आधार पर नहीं हुआ था, बल्कि दूसरी प्रायोरिटी, दूसरी वरीयता के वोटों की जब गिनती हुई थी उसके बाद फैसला आया था। जीतने वाले को कुल वोट का 50% और एक अतिरिक्त वोट हासिल करना होता है। कुछ खास चीजें भी आपको जान लीजिए कि जो वोट किया जाता है वो बैलेट पेपर पर किया जाता है और एक स्पेशल बैगनी रंग की कलम से ही उसको वोट किया जाता है। बैलेट पेपर पर प्रत्याशियों के नाम होते हैं और हर नाम के आगे अपनी प्रायोरिटी का नंबर लिखना होता है कि 1 2 3 4 पर किसको आप रख रहे हैं। कुछ शब्द या निशान और कुछ भी बनाएंगे तो आपका वोट अमान्य हो जाएगा। बैंगनी पेन वाली कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है, उसको भी बता देते हैं आपको। ये जो खास तरीके का पेन और इसकी स्याही होती है, इसको मैसूर इंक एंड प्राइवेट लिमिटेड की ओर से बनाया जाता है। जानकारों के हिसाब से इस कंपनी की स्थापना आजादी से पहले हुई थी। इसकी स्थापना मैसूर के उस समय के राज परिवार के नलवाड़ी कृष्ण राजा वुडवेयर द्वारा 1937 में करवाई गई थी। वो उस समय मैसूर प्रांत के महाराजा थे। 1989 में सरकार के द्वारा इसका नाम बदलकर मैसूर पेंट्स एंड वर्निश लिमिटेड कर दिया गया। यह कंपनी वर्तमान में कर्नाटक सरकार के अधीन आती है। एमपीवीएल अमिट इंक इसको कहते हैं, अमिट इंक इसको कहते हैं, और वो सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में 1962 से जहां भी लोकतांत्रिक चुनाव होते हैं वहां पर अपनी इंक और पेन मुहैया करवाती है। राज्यसभा चुनावों में भी इसका इस्तेमाल होता है, एमएलसी में भी इसका इस्तेमाल होता है, और अन्य देशों में भी इसका इस्तेमाल होता है और बड़ी अच्छी मानी जाती है, और एक स्केच पेन की तरीके से ये इंक होती है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा कि जो राष्ट्रपति हैं वो कैसे बनते हैं, और सोनू जी तक ये वीडियो पहुंचा दीजिएगा। कभी कभार उनका मन करे कि वो आईएएस नहीं बनना चाहते हैं, राष्ट्रपति बनना चाहते हैं, तो इस वीडियो के जरिए जान सकते हैं कि आईएएस नहीं, अगर राष्ट्रपति बनना है तो कैसे बना जाए, फॉर्मूला क्या होता है, कितने लोगों का वोट बटोरना पड़ेगा, कैसे कैसे लोगों को कन्विंस करना पड़ेगा, सब फॉर्मूला समझ में आ जाएगा। बड़ी खबर में इतना ही। अब बढ़ चलते हैं कार्यक्रम के अगले हिस्से की तरफ, जो है इन शॉर्ट। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच दूसरा T20 मैच कटक के बाराबाती स्टेडियम में खेला जाना
जाना है। 12 जून यानी रविवार को होने वाले इस मैच के पहले बवाल हो गया है। टिकट की बिक्री को लेकर के बवाल हुआ है। टिकट खरीदने के लिए लाइन में खड़ी महिलाएं आपस में लड़ गईं, जिससे टिकट बिक्री के दौरान अफरा तफरी मच गई। पुलिस ने इन क्रिकेट प्रेमी महिलाओं पर काबू पाने के लिए लाठीचार्ज तक किया और इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है। इसके अलावा एक और खबर उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में जुमे की नमाज के बाद प्रदर्शन किया जा रहा है। कई जगहों पर सिर्फ नारेबाजी हुई है। प्रयागराज और सहारनपुर समेत कई जिलों में स्थिति तनावपूर्ण है। पूरे प्रदेश में जुमे को लेकर के पहले से ही अलर्ट जारी किया गया था। पुलिस के साथ साथ ही खुफिया विभाग भी इस तरह के प्रदर्शनों को रोकने का प्रयास कर रहा है। धर्मगुरुओं से भी बातचीत की गई है, लेकिन कई जगहों पर स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल गई है, पत्थरबाजी हुई है और तमाम तरह की घटनाएं हुई हैं। इसके अलावा एक और खबर, आज सप्ताह का कारोबारी तौर पर देखें तो आखिरी दिन था, शुक्रवार था। शेयर बाजार में बीते दिनों आई तेजी पर आज ब्रेक लगी। दोनों सूचकांकों ने लाल निशान पर शुरुआत करी और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स 500 अंक टूटकर खुला, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के निफ्टी ने 16,400 के नीचे कारोबार की शुरुआत करी। कारोबार आगे बढ़ने के साथ सेंसेक्स और निफ्टी में गिरावट तेज होती गई। इसके अलावा एक और खबर, 4 राज्यों की 16 सीटों पर राज्यसभा चुनाव हो रहे हैं और बड़े दिलचस्प हो रहे हैं। एक तरफ ओवैसी का समर्थन लेने पर मनसे ने शिवसेना पर हिंदुत्व को लेकर हमला बोला है, तो दूसरी तरफ कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री कुमारस्वामी ने बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि भाजपा जीत के लिए कांग्रेस से समर्थन मांग रही है। इसके अलावा एनसीपी के नेता नवाब मलिक को वोट डालने की अपील उन्होंने की थी हाईकोर्ट में, उस पर सुनवाई करने से कोर्ट ने इनकार कर दिया। हरियाणा के एक निर्दलीय नेता ने वोट करने से मना कर दिया है। कुल मिलाकर के जगह जगह अपने समीकरण सबने भिड़ा रखे हैं। आज के इन शॉर्ट्स में इतना ही। अब बढ़ चलते हैं कार्यक्रम के अगले हिस्से की तरफ, जो है आज का कानून। सोने की तस्करी के आरोप में दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक अहम टिप्पणी की है। तस्करी के आरोप में 2020 में नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार कुछ लोग किए गए थे। उच्च न्यायालय ने अब उन 9 लोगों को जमानत दे दी है। जस्टिस मुक्ता गुप्ता और जस्टिस मिनी पुष्करना की पीठ ने कहा है कि केवल सोने की तस्करी को गैर कानूनी गतिविधि अधिनियम जो है, रोकथाम अधिनियम यूएपीए के तहत आतंकी कृत्य नहीं माना जाएगा। पीठ ने आगे कहा कि नकली मुद्रा या सिक्के का इस्तेमाल, उत्पादन और हस्तांतरण अवैध होने के साथ साथ एक अपराध है। सोने का उत्पादन या उपयोग ना तो अवैध है और ना ही अपराध है, ये दोनों अंतर की बातें हैं। ऐसे में देश की आर्थिक सुरक्षा या मौद्रिक स्थिरता को खतरे में डाले बगैर सोने की तस्करी करना आतंकी कार्य नहीं हो सकता, वो एक अपराध है। सुनवाई के दौरान एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने दलील दी कि देश की आर्थिक स्थिरता को बिगाड़ने के लिए किए जाने वाले आतंकी कृत्य को यूएपीए अधिनियम के संशोधन में परिभाषित करने के लिए किया गया था। यह संशोधन फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF की सिफारिशों के अनुसार किया गया था। रिपोर्ट में यह दावा किया गया था कि सोना वैश्विक मुद्रा का एक रूप है और आपराधिक लेन देन में जो किया जाता है उसके माध्यम से एक रूप में काम करता है। इसके जवाब में पीठ ने कहा कि संशोधन करते समय सोना शब्द नहीं जोड़ा गया था। आज कानून के हिस्से में इतना ही। अब बढ़ चलते हैं कार्यक्रम के आखिरी हिस्से की तरफ, जो है नसीहत स्वामी विवेकानंद की तरफ से है। कहते हैं, अब तक की सबसे बड़ी खोज यही है कि व्यक्ति अपना महज दृष्टिकोण बदलकर अपना भविष्य बदल सकता है। वो कहते हैं ना कि नजर बदलिए नजारे बदल जाते हैं। तो यही चीज जिंदगी में भी लागू होती है कि अपना दृष्टिकोण बदलिए, बहुत सारी चीजें एक साथ बदलती हुई नजर आएंगी। बकाया आपकी राय क्या है कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। कार्यक्रम को साझा करिएगा। फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाजत। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है। आप जनता जंक्शन शो देख रहे थे। कैमरे पर मेरे साथ ओम प्रकाश थे। शुक्रिया।